तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारत और रूस की पनौती अमेरिका के ऊपर लग चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वक्त इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जो भी कदम वह उठाते हैं या उठाने की सोचते हैं, वह सबसे पहले उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। दरअसल 3 दिन पहले ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने रूस की सरहद के एकदम पास अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीनस तैनात कर दी थीं। इस पर पुतिन ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बेलारूस में एक्टिव और डिप्लॉय कर दिया। लेकिन सिर्फ रूस नहीं, अब तो और भी देश ट्रंप के इस कदम का विरोध करने लगे हैं, और इसका असर ट्रंप और अमेरिका पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, बीते 24 घंटों में 2 बड़ी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनसे अमेरिका और नाटो को गहरा झटका लगा है। पहला झटका आया है हंगरी से। यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने साफ कहा है कि नाटो अब बस अमेरिका की भूख मिटाने का जरिए बन चुका है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन संकट को अमेरिका ने खुद बड़ा बना दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नाटो से बाहर निकल जाएंगे। और अभी इसी बयान की चर्चा हो ही रही थी कि स्लोवाकिया, जो कि हंगरी के नजदीक स्थित एक और छोटा देश है, वहां के प्रधानमंत्री मिस्टर फीको ने भी वही बातें दोहरा दीं। उन्होंने साफ कहा, या तो हमें नाटो से अलग कर दो या फिर न्यूट्रल रहने दो। हम यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं कि अमेरिका की बातों का बोझ उठा सके। दोनों देशों ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, दबाव और यहां तक कि चुनावों में दखलंदाजी। यानी कि जिसका विरोध अभी तक भारत और रूस कर रहे थे, उसका विरोध करने के लिए मैदान में खुद नाटो के ही मेंबर उतर आए हैं, जो कि अमेरिका के द्वारा उठाए जा रहे उल्टे सीधे फैसले से सहमत नहीं हैं। स्लोवाकिया में अगले महीने चुनाव हैं, और पीएम फीको ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन और अमेरिका उनके देश के चुनावों में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन घटनाओं से एक बात तो साफ हो जाती है कि नाटो के भीतर निचोड़ बढ़ती जा रही है, और यह निचोड़ केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है। यूरोप के देशों को अब यह लगने लगा है कि वे अमेरिका के कहने पर चलकर अपनी अर्थव्यवस्था और संप्रभुता दोनों को दांव पर लगा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जर्मनी में भी अब विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। बर्लिन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जिनमें नाटो से बाहर निकलने और यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करने की मांग की जा रही है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के इन कदमों का भविष्य क्या होगा। क्या इससे नाटो कमजोर पड़ेगा, या फिर यह देश सिर्फ बयान दे रहे हैं? एक बात तो तय है, पुतिन को इससे वैचारिक और राजनीतिक बढ़त जरूर मिल रही है। हालांकि अभी तक हंगरी ने औपचारिक रूप से नाटो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन उनके रुख से यह साफ है कि वे अब अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से नाराज हैं। और जब यूरोप के छोटे देश एक एक करके अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे, तो यह आने वाले बड़े भूचाल का संकेत होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर यह अमेरिका के नाटो संगठन से निकलते हैं, तो इनका रुख भारत और रूस की तरफ होगा, और यह ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। वहीं जब स्लोवाकिया जैसे देश कहते हैं कि अगर नाटो ने उन पर जबरन 7 अरब यूरो की मदद यूक्रेन को देने को कहा तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो यह सीधे तौर पर गठबंधन की जड़ पर सवाल खड़ा करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देशों ने सिर्फ यूक्रेन युद्ध को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के चुनावों में दखल और आर्थिक दबाव की नीतियों को भी खुलेआम उजागर कर दिया है। इसका सीधा फायदा किसे हो रहा है? जवाब है व्लादिमीर पुतिन, और नुकसान जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप और नाटो को। इन सब के बीच एक और मुद्दा है, क्या इससे युद्ध रुक जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इस युद्ध की चाबी अब यूक्रेन के हाथ में नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के हाथ में है। ट्रंप द्वारा उठाए गए हालिया कदमों, जैसे कि भारत को रूस से तेल न खरीदने की धमकी, अब उन्हीं के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। हालांकि भारत पर उसका असर नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई है, और अब तो ट्रंप के यह युद्ध संबंधी फैसले भी जो पॉलिटिकली उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल है, क्या नाटो जैसी संस्था का अस्तित्व खतरे में है, या फिर क्या यह दुनिया की पावर बैलेंसिंग का नया युग है जहां छोटे देश खुलकर बोलने लगे हैं?
इसका जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के लिए यह हालात बेहद कठिन होते जा रहे हैं। लेकिन यह महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि यूरोप और अमेरिका के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा हो चुका है, और इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी जब नाटो ने यूक्रेन को खुला समर्थन देने का फैसला किया। नाटो का नेतृत्व करने वाला अमेरिका अब यूक्रेन को लगातार मदद देकर खुद ही थक चुका है, और पेंटागन के आंतरिक दस्तावेजों में बताया गया कि अमेरिका की आंतरिक रक्षा क्षमताएं इस समर्थन से कमजोर हो चुकी हैं। और उधर जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में लगातार यह सवाल उठ रहे हैं, आखिर हम रूस से क्यों लड़ रहे हैं और किस कीमत पर? और अब तो दरारें भी दिखने लगी हैं। नाटो का सबसे आक्रामक सदस्य पोलैंड, जो शुरू में यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक था, अब वही यूक्रेन से दूरी बना चुका है। 2024 में पोलैंड ने अचानक से यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया और कहा, हम अब अपने देश की रक्षा पर ध्यान देंगे। यह बयान सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं था, बल्कि नाटो की एकता पर भी सवाल था। इनका एक ही संदेश है, हमारे टैक्स का पैसा नाटो की युद्ध नीति में क्यों बर्बाद हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार 2025 की शुरुआत में 57% यूरोपीय नागरिकों ने कहा कि वे नाटो से अलग होने के पक्ष में हैं, अगर अमेरिका इस पर दबाव डालता है। अब सवाल यह है कि अब कौन कौन नाटो से बाहर जाना चाहता है। तो पहला है हंगरी। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने साफ कहा, नाटो को हथियारों का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, हम यूक्रेन युद्ध के लिए गुलाम नहीं हैं। दूसरे की बात करें तो वह है स्लोवाकिया। नई सरकार ने कहा कि वे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का पालन नहीं करेंगे, यानी कि इनका भी बयान उस पक्ष में है जिस पक्ष में भारत बयान देता है। और तीसरा है तुर्की, जो पहले ही स्वीडन की एंट्री का विरोध कर चुका है और कई बार खुलेआम रूस के पक्ष में बयान दे चुका है। और चौथा है फ्रांस। उनके नेता मैरिन लिपेन 2027 में चुनाव लड़ेंगी और वह कह चुकी हैं, नाटो से फ्रांस को निकालना हमारा लक्ष्य है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है, और जब यूरोपीय देश अमेरिका की बात नहीं मानते तो वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार बौखला जाते हैं। इसी बौखलाहट में अमेरिका ने अब ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ को निशाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत, रूस और चीन अब एक नया ध्रुव बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पास अब वह ताकत नहीं बची जो 1990 के दशक में थी। नाटो संकट पर भारत ने एक शब्द नहीं कहा, न ही यूक्रेन रूस युद्ध में किसी पक्ष में गया, क्योंकि भारत जानता है अगर नाटो बिखरता है तो ग्लोबल साउथ को एक नया नेतृत्व चाहिए होगा, और वह नेतृत्व भारत दे सकता है। ब्रिक्स की बैठकें, अफ्रीका में भारत की मौजूदगी और मोदी डॉक्ट्रिन की रणनीति सब यही बता रही है कि भारत इंतजार कर रहा है एक निर्णायक क्षण का। अब सवाल यह नहीं कि नाटो बचेगा या नहीं, सवाल यह है कि उसके बाद क्या होगा, और इसका जवाब है भारत का उदय। नाटो अगर टूटा तो अमेरिका की वैश्विक दबदबे वाली विदेश नीति का वो हिस्सा टूटेगा जिससे वो छोटे देशों को डराता था, यह कहकर या तो हमारे साथ आओ वरना रूस चीन तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत जैसे देश एक नई धुरी बना चुके हैं। ब्रिक्स, और यह ब्रिक्स अब कोई चाय पर चर्चा वाला ग्रुप नहीं है, यह है अमेरिकी दबदबे का तोड़। और भारत के लिए यह वह मौका है जो शताब्दियों में एक बार आता है, जहां एक तरफ नाटो की नींव हिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत आर्थिक और कूटनीतिक हर स्तर पर तेजी से ऊपर उठ रहा है। दुनिया को अब भारत पर भरोसा हो रहा है, शांति में भी और युद्ध की घड़ी में भी। यूएन में सुधार की बात हो या वैश्विक मुद्रा में डॉलर के विकल्प की बात, हर जगह भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल है कि क्या भारत ले सकता है नाटो की जगह? तो देखिए, नाटो जैसी संस्था नहीं, पर एक नई वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश एक साथ आकर एक ज्यादा संतुलित और बहुपक्षीय यानी मल्टीपोलर दुनिया बना सकें, उसका नेतृत्व भारत कर सकता है। और 2025 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर पार कर गया है। रुपया और युआन के बीच ट्रेड बढ़ रहा है। गोल्ड बैक्ड ट्रेड की बातें तेज हो रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, भारत सही कदम उठा रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।